नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 21 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि समय ईरान ने इजराइल से एक ऐसा बदला लिया है जिस बदले के बारे में आज पूरी दुनिया जान तो रही है लेकिन सबूत नहीं पा रही है। अब इसको लेके इजराइल बुरी तरीके से बिलबिला रहा है और बिलबिलाने के पीछे दोस्तों वजह यह है कि जो काम इजराइल ने कई साल पहले किया था, अब सेम काम सेम इंटेंसिटी के साथ ईरान ने किया। जैसे इजराइल ने जो किया था उसको कोई प्रूफ नहीं कर पाया, वैसे ईरान ने जो किया उसको कोई प्रूफ नहीं कर पा रहा। इस वजह से इजराइल का दांव इजराइल के ऊपर ही उल्टा पड़ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाजा के ऊपर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले के क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकल के सामने आएंगे, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही झारखंड के एक नेता हैं, इन्होंने एक बयान दिया है। इस बयान को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपका खून खौल उठेगा, बिल्कुल खून खौल उठेगा। और कौन सा बयान है इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय बांग्लादेश से कुछ अहम खबरें निकल के सामने आई हैं, इनको भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला के साथ कुछ ऐसा खतरनाक काम किया है जिसे जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान का भी मसला निकल के सामने आता है। और साथ ही इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाया है। अब ये आरोप कितना सही है, कितना गलत है, क्या पूरी कहानी, इसको आप डिटेल में समझिएगा, बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, तभी आप इस देश में क्या कुछ राजनीति में होता है उसको आप समझ पाएंगे। तो यानी यकीन मानिए आज की जो खबरें हैं बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ, आप कमेंट करके बता दीजिए। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और जो मेन हेडलाइन खबर आपने जिसके लिए इस वीडियो को ओपन किया है, ईरान ने इजराइल से फाइनली अपना बदला ले लिया है। कैसे, आपको समझाता हूं। 2-4 मिनट आपका वक्त हो सकता लग जाए, लेकिन आपको डिटेल में समझाता हूं। ईरान पिछले कई सालों से, या फिर कहा जाए तो कई दशकों से इस चीज के पीछे परेशान है कि कैसे वो हथियारों के फील्ड में सबसे ऊपर चला जाए और कैसे उसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए। अब ये काम ईरान जब जब करने की कोशिश करता है, न जाने कहां से इजराइल को इसके बारे में भनक लग जाती है। जब जब इजराइल को इसके बारे में भनक लगती है, तब तब इजराइल उन वैज्ञानिकों को जो न्यूक्लियर वेपन बनाने में ईरान की मदद करते हैं या फिर जो न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं, उन वैज्ञानिकों को मारने के लिए प्लानिंग करता है। और किस्मत का खेल ये है कि लगातार इजराइल की प्लानिंग सफल भी हो जाती है। कभी सैटेलाइट के माध्यम से राइफल चलवा के मारना, ये एक बहुत पुरानी कहानी है, इसको आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो कभी आपको मैं डिटेल में बता दूंगा कि किस हिसाब से इराक से हथियार मंगा के स्मगल करके एक बैन में उस हथियार को फिट करके उसको सैटेलाइट से कमांड देके बकायदा एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इजराइल ने मारा था। खैर, वो तो पुराना मामला था। इसके बाद अभी इसी 2025 में ये 12 दिन की जो जंग हुई, उस जंग में भी इजराइल ने एक छुपा हुआ ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम नेबेस ऐसे कुछ करके था। एग्जैक्टली नाम मुझे याद नहीं है तो मैं आपको गलत जानकारी नहीं दूंगा। अब उस ऑपरेशन में भी जानबूझ के इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों को ही टारगेट किया था, जिससे ईरान कभी भी न्यूक्लियर पावर्ड नेशन ना बन पाए। अब पूरी दुनिया भले ईरान की मदद करना चाहे, वो चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, ये लोग सामान मुहैया करवा सकते हैं, लेकिन कोई भी देश किसी दूसरे देश को न्यूक्लियर बम बना के नहीं देता, क्योंकि जब तक आप बनाने के प्रोसेस को खुद नहीं जानेंगे तब तक आप उस चीज़ को संभाल भी नहीं पाएंगे। और अगर आप संभाल नहीं पाएंगे तो फिर उससे पूरी दुनिया को खतरा है। इस वजह से हम आपको सामान दे सकते हैं, लेकिन बनाना खुद आपको पड़ेगा ताकि आप उसको डिटेल में समझ सके। तो इजराइल का प्लान है कि ईरान के अंदर कोई भी ऐसा न्यूक्लियर साइंटिस्ट ना रह जाए जो न्यूक्लियर वेपन को बना सके। ये काम इजराइल लगातार करता रहता था, लेकिन अब सेम काम ईरान ने किया है। दरअसल अमेरिका में एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है नोनो एबजिलोरियो। नोनो एबजिलोरियो बाकायदा एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो प्रो इजरायली थे। हालांकि ये रहने वाले पुर्तगाल के थे, लेकिन ये रिसर्च अमेरिका में करते थे। अमेरिका में एक जगह लगती है मैसाचुसेट्स में इनका रिसर्च सेंटर था। यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी पे, रेडिएशन पे, साथ ही न्यूक्लियर सेक्टर पे बड़े तरीके से ये रिएक्शन और फ्यूज़न करवा के न्यूक्लियर बम जैसी चीज़ों को बनाने की कोशिश किया करते थे। और साथ ही जो वहाँ की MIT है, वहाँ के प्रोफेसर भी थे और ये प्रो इजरायली थे। इजराइल को ये अच्छी खासी मदद करते थे।
अपने रिसर्च द्वारा, अपने टेक्निकल चीज़ों द्वारा, और अचानक से इनका एक घर है ब्रुकलाइन में अचानक से इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब ये गोली किसने मारी, क्यों मारी, इसके पीछे आज पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन इजराइल का मानना ये है कि हमने जैसे ईरान के साइंसदानों को मारा था, सेम पैटर्न पे ईरान ने हमारे साइंसदानों को मारना शुरू कर दिया है, और इस वजह से अब बाकायदा घबराहट का मंजर है। यानी जो कर्म इन्होंने किए थे, अब वो कांड बन के इनके ऊपर जब लौट रहा है, तब इनकी फट रही है। बहरहाल ये करे क्या, मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते। बहरहाल मोसाद अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के जांच पड़ताल में लगा हुआ है कि नहीं हाँ इसमें ईरान का नाम निकल के सामने आ जाए। बहरहाल निकल के सामने भी आ जाएगा तो ये क्या उखाड़ लेंगे, बड़ा सवाल ये भी है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चली रही हैं। इधर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही गाजा से। गाजा में अल-तुफाक एक जगह है जहां पे एक स्कूल है, और इस स्कूल में इजराइल ने फिर से हमला किया है, और इस हमले में 5 मासूम बच्चों की मौत हुई है। आपको जान के हैरानी होगी कि जब से सीज फायर हुआ है तब से 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारने का काम इजराइल ने किया है, लेकिन इसके बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं करना चाहता, क्योंकि सबका एजेंडा ही नहीं सेट होता। 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को आफ्टर द सीज फायर मार दिया गया। उसके बाद भी इजराइल ये मानने को तैयार नहीं है कि हमने सीज फायर को वायलेट किया है, हमने सीज फायर को तोड़ा है। वहीं रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आई कि इजराइल ने आज लेबनान के ऊपर भी बड़ा हमला किया है। इस हमले में कितनी कैजुअलिटी हुई, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट फिगर निकल के सामने नहीं आया, लेकिन हाँ अभी लेबनान पे बड़ा हमला चंद मिनट पहले ही हुआ है। जैसे इसकी अपडेट आती है आपको अगले वीडियो में लाजमी बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना जानिए कि एक तरफ तो लेबनान की सरकार के साथ इजराइल की सरकार, इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, इजराइल के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। यानी या तो साफ तौर पे कहा जाए कि इजराइल की आर्मी इजराइल की सरकार की बात नहीं मानती, या फिर दूसरा शब्द यही निकल के सामने आएगा कि भाई साहब ये दोनों मिलके खेलते हैं। एक तरफ बातचीत के लिए जाते हैं, दूसरी तरफ पीठ में छुरा भोंकते हैं, हमला करते हैं, और ऐसी परवरिश इनकी है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर झारखंड के एक नेता है बीजेपी के सीपी सिंह, इनकी भाषा, इनकी बोली, इन्होंने जो कुछ कहा है इसको सुनिए जरा आप। और सुनना क्या है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, अलग अलग न्यूज चैनल पे इसके आर्टिकल्स छपे हुए हैं। इन्होंने डॉक्टर नुसरत वही डॉक्टर है जिनका बुर्का नीतीश कुमार ने खींचने की कोशिश की, जिसको लेके बवाल मचा हुआ है। ये वही डॉक्टर है जिन्होंने लात मार दी उस सरकारी नौकरी को। हालांकि मैं नहीं मानता कि ऐसा काम इनको करना चाहिए था, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से इन्होंने ये नौकरी हासिल की थी, तो ऐसे हाल में इनको लात तो नहीं मारना चाहिए था, और कहना चाहिए था कि भाई मेरी मेहनत की चीज़ है, मैं क्यों किसी के लिए छोड़ूं। बहरहाल इनका अपना व्यक्तिगत मामला, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन अब इनको लेके झारखंड के बीजेपी के नेता महोदय हैं सीपी सिंह, इन्होंने बयान दिया कि जो डॉक्टर नुसरत हैं उनका कनेक्शन दिल्ली बम ब्लास्ट में है। यानी दिल्ली में जो धमाका हुआ, जिस धमाके में इतने लोगों की जान गई, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, अभी तक जांच पड़ताल हो रही, कैसे पूरा मामला निकल के सामने आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जांच पड़ताल कभी मुकम्मल होती भी नहीं इस देश में, ये भी हम जानते हैं, बस फाइलों में दफन हो जाते हैं। उस मामले में सीपी सिंह ने साफ तौर पे कहा कि डॉक्टर नुसरत का हाथ था। यानी डॉक्टर नुसरत जो एक डॉक्टर है वो आतंकवादी हैं। आप सोच के देखिए एक सभ्य समाज में क्या ऐसा बोलना सही है? आप सोच के देखिए कि एक ऐसा समाज जहां पे हम भाईचारे की बात करते हैं, जहां पे हम इंसानियत की बात करते हैं, वहां पे एक महिला डॉक्टर को यूं ही आतंकवादी का तमगा पहरा देना सही है? बड़े ताज्जुब की बात है कि अगर किसी और देश में हिंदुओं के साथ ऐसा होता तब सुनने में कलेजा फट जाता कि भाई साहब बहुत गलत हो रहा है। जब बांग्लादेश में किसी हिंदू को आतंकवादी करार देके जिंदा जला दिया गया, सबकी आंखों में आंसू थे कि यार कैसा अत्याचार है। तो जो चीजें आपको बुरी लगती हैं, सेम चीजें आप अपने यहाँ जब करते हैं तो इससे आपकी दोगली मानसिकता का पता चलता है। बहरहाल ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी का अपना कोई स्टैंडर्ड है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिखाता हूं। ये वीडियो भाजपा के महामंत्री साहब का है। भाजपा के महामंत्री साहब भाजपा से इस कदर जुड़े हुए थे कि पीला गमछा अभी तक इनके कंधे से नहीं हटा। वो बात अलग की है कि भाजपा ने इनके घर पे बुलडोजर चला दिया और ये रो रहे हैं। उसका वीडियो आप देख लें। रो कर पूरी तरीके से बुरा हाल है। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, उनका जो ये जेसीबी है वो टूट गया है। जेसीबी से इनका जो घर है उसे तोड़ दिया गया है। क्या मांग करेंगे? कोर्ट में लेकर जाएंगे। हो गया। हम पार्टी के महामंत्री एक नंबर कार्यकर्ता थे।
हमको नोटिस भी सीओ नहीं दिया है, हमको टाइम भी नहीं दिया है, अचानक सारा ध्वस्त कर दिया है। बाप रे बाप। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो है गरीब का आशियाना उजाड़ दिया गया। अतिक्रमण जहाँ जहाँ निशान लगाए गए उसके बावजूद। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भाजपा की ये महान मंत्री लगातार आंखों में आंसू लेके रोते हुए कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे कुछ बताया ही नहीं, मेरे घर को बुलडोजर से तोड़ दिया, मैं भाजपा का मंत्री था। क्या मिल गया भाजपा का मंत्री बने? अरे जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की सगी नहीं है वो किसी और की क्या सगी होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ज्ञान देने वाले आएंगे और बताएंगे कि भाई साहब देखो बीजेपी कितनी अच्छी पार्टी है कि अपने ही कार्यकर्ता के घर पे बुलडोजर चला दिया, अपने ही लोगों के घर पे बुलडोजर चला दिया, चूंकि ये लोग गलत थे, इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। भाई साहब थोड़ा सा अपने ज्ञान में इजाफा करो, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते तो ऐसी अंधभक्ति भरी बात ना करते। पहली बात तो अगर वो इतना ही गलत था तो वो बीजेपी में क्यों था? इतना ही गलत था तो बीजेपी में क्यों था? बीजेपी ने उसको सदस्यता क्यों दी थी? और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर वो गलत था तो बिना नोटिस के, बिना किसी और चीज के उसके घर को क्यों तोड़ दिया गया? यहां इस देश के संविधान ने तो आतंकवादियों को भी अपना हक रखने की इजाजत दी है। ये जो बड़े बड़े आतंकवादी आए, किसी का भी आप चाहे अजमल कसाब का आप नाम उठा के देख ले, उसका भी वकील था, उसको भी वकील मिला। तो क्या इस बेचारे को नहीं मिलना चाहिए था? ये तो इनके घर का था, लीगल लड़ाई लड़ते, लेकिन नहीं, बस घर को तोड़ दिया। खैर जैसी करनी वैसी भरनी। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर दोस्तों बांग्लादेश से निकल के सामने आ रही है और ये खबर सबके लिए बिल्कुल जरूरी है। बांग्लादेश लगातार भारत को दहला रहा है, भारत को धमका रहा है। बांग्लादेश ने भारत के एम्बेसी तक पे हमला करने की कोशिश की, वहां पे भी हमारी सरकार खामोश रही। बांग्लादेश जिसको हम छोटा सा चूहा समझते हैं, जिसको देख के हमारे दिमाग में आता है यार जब चाहेंगे तब मसल देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बांग्लादेश आने वाले 15-20 सालों में वो बांग्लादेश नहीं रह जाएगा जिसको आज हम चूहा समझते हैं। बांग्लादेश लगातार अपनी ताकतों में इजाफा कर रहा, पाकिस्तान उसकी पूरी मदद कर रहा और पाकिस्तान की सरपरस्ती में बांग्लादेश नए नए हथियारों को भी बना रहा और साथ ही नए नए डिप्लोमेटिक चैनलों को भी ओपन कर रहा। ये हमारे देश की सरकार की नाकामी है कि जिस फुंसी को अभी हम मसल सकते हैं उसको हम फोड़े से कैंसर बनने का इंतजार कर रहे हैं। और बांग्लादेश एक दिन कैंसर बन के हमारी खोपड़ी पे आके जब सड़ेगा तो यकीन मानिए हमारे लिए 3 फ्रंटों पे लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। आज बांग्लादेश के कई सारे छात्र नेता ये बात करते हैं कि जो 7 सिस्टर है यानी जो उधर के 7 राज्य हैं उनको भारत से काट लिया जाएगा। और भारत की सरकार एकदम खामोशी के साथ बैठी है, यहां पे घरों पे बुलडोजरों चलाने में मस्त है और यही काम कर रही है। आप जरा सोच के देखिए कि बांग्लादेश को हम इतना झेल क्यों रहे हैं। बांग्लादेश लगातार हमें धमकी देता है, लगातार हमें दहलाने की कोशिश करता है, आए दिन घुसपैठिए वहां के पाए जाते हैं। अच्छा अगर पाए जाते हैं तो भाई साहब उस पर भी कुछ कड़ी कार्रवाई करो, सरकार आपकी है। लेकिन बांग्लादेश हमारे एम्बेसी तक पे हमला करता है, उसके बावजूद भी बांग्लादेश की एम्बेसी हमारे यहाँ सुरक्षित है। बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ सुरक्षित बैठी हैं और उसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने लीगली तौर पे 3 बार शेख हसीना की डिमांड की और कहा मोदी साहब से कि भैया हमारे हवाले कर दो, ये हमारा अपना मामला है। लेकिन मोदी साहब उनको लेके बैठे हैं। तो जब लेके बैठे हैं तो दुश्मनी बढ़ेगी और जब दुश्मनी बढ़ेगी तो फिर आपको उस दुश्मनी के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हमारी तैयारी क्या है? कुछ भी नहीं। हमें ये घमंड है, हमें ये गुमान है कि हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। इसी घमंड ने अच्छे अच्छे राज्यों का पतन करवा दिया, लेकिन हमें कुछ नहीं करना। बीजेपी के जो कोर वोटर हिंदूज हैं, कट्टर हिंदू, उनमें दम नहीं कि अपने अब्बा से सवाल पूछ लें कि भाई साहब हमने तो आपको किस लिए वोट दिया था और हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, कुछ एक्शन ले लो। रही बात अपोजिशन की, तो अपोजिशन ने साफ तौर पे कहा कि आप चढ़ के मारो, हम आपके साथ खड़े। उसका वीडियो भी मैंने आपको कल दिखाया था। इस समय बांग्लादेश चाइना के 7 अलग अलग देशों से अपने ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है और ऐसे हाल में आने वाले टाइम में उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन में भी हमसे बेटर हो जाए अपने पड़ोसियों से। क्योंकि अगर आप लॉजिकल देखें तो हमारा एक पड़ोसी चाइना है, एक पड़ोसी पाकिस्तान, एक पड़ोसी बांग्लादेश, एक पड़ोसी नेपाल। इवन नेपाल ने हिम्मत करके बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन नेपाल से भी हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे नहीं हैं। हमारे ताल्लुकात पाकिस्तान से भी अच्छे नहीं, हमारे ताल्लुकात चाइना से भी अच्छी नहीं, बांग्लादेश से नहीं है किससे अच्छे?
समझिए बात को। और ये बात अंधभक्तों को अपने अब्बा से पूछनी चाहिए, बट वो पूछने की हिम्मत कर नहीं पाते, फिर लात खाते। क्या कहा जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों अमेरिका से, और अमेरिका ने चाइना की तरफ जाने वाले वेनेजुएला के एक जहाज को फिर से सीज किया है। इस जहाज में 2 मिलियन बैरल के करीब तेल था। ये तेल वेनेजुएला से चाइना की तरफ जा रहा था और अचानक से अमेरिका ने इसको सीज किया और बताया कि ये तेल गैरकानूनी है, इलीगल है। उसका वीडियो छोटा सा आप देख लें, उसके बाद फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि वेनेजुएला के तेल को सीज करके एक बार फिर से दुश्मनी की खाई को अमेरिका ने और गहरा खोदा है। और इसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम में वेनेजुएला और अमेरिका के टकराव देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल इस टकराव के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके बारे में कभी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि मोदी साहब ने कांग्रेस के ऊपर फिर से बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि असम जो राज्य है उसको पाकिस्तान के हवाले करने की कोशिश कांग्रेस करती रही है। अब ये बात कैसे साबित होगी, क्या मामला है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और शब्द मैं बोलना चाहूँगा। इस समय असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं और जिस पुराने काल की ये बात कर रहे हैं, उस टाइम वही मुख्यमंत्री कांग्रेस में भी थे, हेमंता जी। तो अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, वो सवाल आप समझ रहे होंगे। बहरहाल मोदी साहब ने क्या कुछ कहा उसका वीडियो आप देखें। कांग्रेस ने एक और पाप किया था, उसने यहां की पहचान को मिटाने की साजिश की थी। और यह षड्यंत्र केवल कुछ वर्षों का नहीं है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि मोदी साहब ने आरोप तो लगा दिया, लेकिन इस आरोप में कितनी सच्चाई है, कितनी झुठलाई है, इस बात की डिटेल में आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। आपका मकसद अभी बांग्लादेश पे टिका होना चाहिए। बाकी आप समझदार हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पुरानी बातें खोदने से नए दुश्मन नहीं मरा करते। कौन समझाए, सारी गलती तो नेहरू की है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर, और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।